बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 44 मुलाहिज़ा फरमाएं। बाजार में भी लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। वो शख्स जो कार में बैठा था फ़ौरन बाहर निकल आया और बैंक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक मशीन गन थी और वह चीख चीख कर लोगों को खबरदार कर रहा था कि करीब कोई ना आए। ये सब कुछ इतनी उजरत में हुआ और इतना गैर मुतवक्के था कि अलमास खौफ और हैरत से सुन खड़ी रह गई। उसे ख्याल ही ना आया कि वह दौड़ कर साथ वाले घर में जाए और पुलिस को फ़ोन करके बैंक में डाका पड़ने की इतला कर दे। उसने देखा कि वो चौथा आदमी जो मशीन गन लिए बाहर खड़ा था सूरत, शक्ल और हुलिये में बाकी तीन अफराद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने स्याह पतलून पर सफ़ेद दाइयों वाली सुर्ख जर्सी पहन रखी थी और गहरे स्याह शीशों वाला धूप का चश्मा लगा रखा था। शायद कार से उतरना उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं था उस वक्त तक कि हंगामा कोई ना बन जाए। 3-4 मिनट बाद अंदर जाने वाले दौड़ते हुए बाहर आए। स्याह चश्मे और सुर्ख जर्सी वाला नौजवान फिर कार की तरफ लपका और उसने अपनी सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाकी तीनों साथी एक के पीछे भागते हुए आ रहे थे। अलमास फटी फटी आंखों से उस मंदिर को देख रही थी जो किसी सनसनीखेज फिल्म की तरह था मगर हकीकी जिंदगी का मंदिर था। अचानक दम तोड़ते हुए गार्ड ने जिस्म की ख़त्म होती हुई कुव्वत को मुइतमे करके 2 नाली बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया। उस वक्त तक एक डाकू कार का पिछला दरवाज़ा खोल के बैठ चुका था। कार ने दूसरे पर गोली चलाई और वो वहीं सड़क पर गिर गया। अलमास ने नोट किया कि वापसी पर ब्रीफ केस तीनों के हाथ में नहीं थे और इस नतीजे पर पहुंची कि वो उनमें असला अंदर ले गए थे। गालिबन वो सब मशीन गन जिसके टुकड़े अलग किए जा सकते हैं और उनको जोड़कर फिर यूं मशीन गन बनाई जा सकती है। वापसी पर कार में सबसे पहले बैठने वाला भी ब्रीफ केस की बजाय मशीन गन लिए निकला था और उसका दूसरा साथी भी जो मारा जा चुका था। ब्रीफ केस सिर्फ उनके तीसरे साथी के हाथ में था जो सबसे पीछे था। खून में लथपथ गार्ड ने एक बार फिर बंदूक उठाई और दूसरी गोली चलाई मगर उसके हाथों की कुव्वत जवाब दे रही थी और शायद उसकी नज़र भी धुंधला चुकी थी कि वो नाली को पूरा ना उठा सका और गोली ब्रीफ केस वाले शख्स की टांग में लगी। बाले गनीमत यकीनन ब्रीफ केस में था। वो एक बार फिर गिरा और फिर उठकर भागा। कार में बैठे हुए ड्राइवर ने बदअबासी में चिल्लाकर उसे जल्दी करने को कहा और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। उसका एक पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। जख्मी टांग के साथ भागने वाले शख्स ने कार तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की मगर वो कार के पिछले हिस्से से टकरा कर गिर गया। ताम उसने ब्रीफ केस पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। डाकुओं में से एक ने चीख कर उसे गाली दी और ब्रीफ केस फेंकने के लिए कहा मगर पीछे रह जाने वाला जानता था कि उसने ब्रीफ केस पकड़ा दिया तो उसके साथ ही खुद उसे गोली मारकर वहीं छोड़ जाएंगे। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया लेकिन ब्रीफ केस को पीछे रखा। कार में पीछे बैठे हुए शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में घसीटने की कोशिश की लेकिन कार की रफ्तार बढ़ चुकी थी। ब्रीफ केस वाला सड़क पर घसीटता गया। फिर अचानक हवा के जोर से कार का दरवाजा बंद हो गया और सामने से पुलिस की एक जीप नमूदार हुई। अलमास का ख्याल भी यही था कि पुलिस डाके की इतला पाकर आई है मगर वो कहीं छापा मारने जा रहे थे। डाकू को देखते ही ऐसे बदआवाज हुए कि उन्होंने एक शीशा खोलकर मुसलसल हवाई फायर किए। पुलिस की जीप फौरन एक गली में घुस गई और बाजार में भगदड़ मच गई। स्याह कार तेजी से बढ़ी और ब्रीफ केस वाला सड़क पर पड़ा रह गया। साथियों को बेवफाई करके अपनी जान बचाने की खातिर फरार होते देखकर वो पागल हो गया था और उठकर बेतहाशा उनके पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ा। ठहरो, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे वो ट्रक भी दिखाई ना दिया जो सामने से आ रहा था। वो सड़क के वस्त में अपनी जख्मी टांग का लहू फैलाता दीवानावार चिल्लाता हुआ भागा आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की मगर ट्रक की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। पलक झपकने में ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। लोग हर तरफ से दौड़ पड़े और लाश के गिर्द जमा हो गए। अलमास ने सारा मंजिर अपनी आंखों से देखा था। उसे एक चक्कर सा आया और वो अंदर की तरफ भागी। बिस्तर पर गिर के वो जरा सी देर के लिए बेहोश हो गई। वैसे से उसका सारा बदन कांप रहा था और ठंडा पसीना उसके जिस्म पर पानी की तरह बहने लगा था और उसके खुश्क हल्क में कांटे से पड़ गए थे। होश में आती उसने खुद को संभाला और उठकर पानी का एक गिलास पिया। उसका चच्चा ऑफिस में था। बच्चे स्कूल गए हुए थे और चच्ची शॉपिंग के लिए चली गई थी। कुछ देर बाद जब अलमास के होश ठिकाने आए तो उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए और बिलाखिर इस फैसले पर पहुंची कि उसके हक में खामोश रहना ही बेहतर होगा वरना वो मुश्किल में फंस जाएगी। उसे बयान के लिए थाने जाना पड़ेगा और न जाने कब तक अदालत में हाजिरी देनी पड़ेगी। उसके चच्चा और चच्ची को ये हरगिज़ मंजूर ना होगा कि पुलिस उनके घर के चक्कर लगाए और आए दिन अदालत का बैलफ समन लिए दरवाजे पर मौजूद हो। स्याह चश्मा और सुर्ख जर्सी वाले ड्राइवर की सूरत उसके दिल में नक्श हो गई थी। बाकी तीन जानते बूझते एक जैसा हुलिया बना के आए थे ताकि किसी के बारे में कोई भी चश्मदीद गवाह वाज़े बयान ना दे सके। देखने वाले बहुत थे। चुनांचे अलमास ने तय किया कि वो इस झंझट में नहीं पड़ेगी। बल्कि वापसी पर चच्ची ने पूछा तो वो कह देगी कि मैं सो रही थी और मुझे कुछ मालूम नहीं कि बाहर क्या हो गया। मगर उसी वक्त अलमास को यूं लगा जैसे कोई दम से सेन में कूदा। सेन का एक दरवाज़ा पिछली तरफ की तंग गली में भी था
वो कमरे से निकली और नीचे उतरी। नीचे कोई भी नहीं था। वो निचली मंजिल के बावर्ची खाने के सामने से गुजर के कमरे में जाना चाहती थी कि अचानक किसी ने उसको बावर्ची खाने में घसीट लिया। अलमास की चीख उसके हलक में घटकर रह गई। उसकी आंखों ने एक अजनबी को देखा जिसके दूसरे हाथ में तेज धार वाला लंबा और पतला खंजर था। खंजर बावर्ची खाने की कम रोशनी में चमक रहा था और उसकी नोक अलमास के खलक से चंद सूद के फासले पर थी। अगर आवाज़ निकाली तो यहीं ज़िबा कर दूंगा, वो बोला और उसने अलमास को आज़ाद कर दिया। अलमास सहम कर दीवार से लग गई। तुम्हारे सिवा घर में कौन कौन है? उस शख्स ने पूछा। वो 30-40 साल का तंदुरुस्त आदमी था, क्लीन शेव और सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए। अलमास ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। कोई नहीं। अलमास ने हल्क में फंस जाने वाले अल्फाज को बड़ी मुश्किल से अदा किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो बोला। देखो लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम अपनी ज़बान बंद रखो और मुझे ये बताओ कि मैं कुछ देर तक यहाँ छुपा रह सकता हूँ? एक घंटे बाद स्कूल से बच्चे आ जाएंगे, अलमास ने कांपते हुए कहा। उस वक्त तक तुम्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम हो कौन और चाहते क्या हो? कुछ नहीं, वो दोस्ती से बोला। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आज के बाद भूले से भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन मैं रात को सोते वक्त इस खंजर से तुम्हारी ये नाजुक और खूबसूरत गर्दन काट जाऊंगा। ऐसे उसने हवा में खंजर को हरकत दी। तुम्हारे माँ बाप, बहन, भाई, बाप सबके सर तन से जुदा कर जाऊंगा। दहशत से अलमास की हालत खैर हो गई। अजनबी ने उसे वहीं छोड़ा और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी लगा गया। अलमास सोचने लगी कि क्या वो चला गया, मगर उसने तो 1 घंटा छुपे रहने की मोहलत मांगी थी। अगर वो मुझे इसी तरह छोड़ गया तो मैं चच्ची को क्या बताऊंगी कि मुझे बावर्ची खाने में किसने बंद किया था। उसी वक्त दरवाज़ा खुल गया और अलमास ने अजनबी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। तुम वाकई समझदार लड़की हो, वो बोला। मैं तुम्हें आजमा रहा था कि मौका मिलने के बाद तुम शोर मचाती हो या नहीं। मेरा ख्याल है मुझे 1 घंटा ठहरने की ज़रूरत नहीं। पिछली गलियों की तरफ से निकल जाने में खतरे की कोई बात नहीं है। वो बोलता जा रहा था और अलमास की नज़र उस ब्रीफ केस पर थी जो अब अजनबी के हाथ में था। 4 मिनट के अंदर यह ब्रीफ केस वो बाहर से नहीं ला सकता था। ब्रीफ केस घर में ही मौजूद था और शायद उसने खुद अंदर कूदने से पहले सेहन में फेंक दिया था। ये वही ब्रीफ केस था जो ट्रक के नीचे आ जाने वाले डाकू के पास था। इसकी साख्त, उसका रंग बिल्कुल वही था। उस पर सड़क की खुरदरी सतह पर घसीटे जाने की खराशें पड़ गई थी और ब्राउन रंग की शार्क स्किन जैसी बैरूनी सतह कई जगह से फट गई थी। सबसे बढ़कर यह कि साफ कर देने के बावजूद उस पर अब भी खून के दाग थे। जब वो चला गया तो अलमास बहुत देर तक मुंजमद खड़ी रही। अपनी इंतहा को पहुंचकर खौफ खत्म हो गया था और यह कुदरत की अता करदा हैवानी जिबिल्लत का करिश्मा था जो ऐसी हालात में जिंदा रहने के लिए कुव्वत और हौसला फराहम कर देती है। जिसम में जमाशुदा एड्रीनालीन खून में शामिल होकर बिल्ली को भी शेर के मुकाबले पर आ जाने की हिम्मत देती है। अलमास की सोचने की कुव्वत अचानक बहाल हो गई थी। वो समझ गई थी कि ब्रीफ केस अजनबी के पास कैसे पहुंचा। जब डाकू ट्रक के नीचे आया तो सबकी तवज्जो हादसे की तरफ थी, सिवाय उस अजनबी के जिसकी निगाह ने ब्रीफ केस को दूर गिरते देख लिया था। वो जानता था कि ब्रीफ केस में क्या है, चुनाचे वो मजमे की नज़र बचाकर और ब्रीफ केस उठाकर भाग निकला। सबसे पहला घर अलमास का था, जिसकी दीवारें कुछ नीची थी। उसे डर होगा कि लोग उसको ब्रीफ केस समेत भागता देख चुके होंगे और मुमकिन है उसके ताकुब में भी आए हों। वो इस घर में छुप गया और जब ये अंदेशा ना रहा कि कोई उसके पीछे है तो वो ब्रीफ केस लेकर इत्मीनान से निकल गया। अलमास की आंखों ने सितम ज़रीफ तकदीर का वो तमाशा देखा था जो एक दर से इबरत था। इस दौलत की खातिर डाका डालने का प्रोग्राम बनाने और जान देने वाले लोग दूसरे थे, मगर ये दौलत एक ऐसे शख्स की झोली में आ गिरी थी जिसने हादसे के वक्त से चंद सेकंड कबल भी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी दौलत का मालिक बनने वाला है। अलमास इस बात को भूल गई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बाद में ये इसलिए भी मुश्किल हो गया कि उसे चच्चा और चच्ची की नाराज़गी का डर था, जो इस बात पर यकीनन खफा होते कि उसने इतनी बड़ी बात झूठ बोलकर क्यों छुपाई। वो उन दिनों बीए का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी और नतीजे का इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि उसे पास हो जाने का यकीन था, इसलिए चोरी छप्पे उसने कई जगह मुलाजमत की दरख्वास्तें भी भिजवा रखी थी। उसकी बड़ी आरजू थी कि वो उस घर के रुस्वाकुन एहसानात का भार जल्द अज जल्द उतार दे। वो अपने पाँव पर खड़े होने की आरजूमंद थी क्योंकि उसमें जिल्लत बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था। तकदीर ने उसकी मदद की और अभी नतीजा आया भी ना था कि उसको मीर वजीर एंड कंपनी की तरफ से मुलाजमत का परवाना मिल गया। न जाने क्यों डी सिल्वा को देखते ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो पहले भी इसकी सूरत कहीं देख चुकी है। उसे मुलाजमत करते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि उसके शुबहात की तस्दीक हो गई। एक रोज़ दफ्तर में एक शख्स डी सिल्वा से मिलने आया, जिसका इस्तकबाल डी सिल्वा ने बड़ी गर्मजोशी से किया। उस शख्स का नाम चौधरी दिलावर था। चौधरी दिलावर, मैंने बेइख्तियार कहा और इतनी ऊंची आवाज़ में कि अलमास ने मुझे तशवीश से देखा। क्या तुम उसे पहचान सकती हो? मेरा मतलब है उसका हुर्रिया बयान कर सकती हो? अलमास ने किसी दुश्वारी के बगैर मुझे चौधरी दिलावर के बारे में तमाम तफसीलात फराहम कर दी
और मेरे लिए शुबे की कोई गुंजाइश ना रही कि चौधरी दिलावर वही है जो बाद में मीर वजीर एंड कंपनी का तीसरा पार्टनर बना। साफ जाहिर था कि कारोबार में वो इस माले गनीमत की वजह से शामिल हुआ था जो लॉटरी के इनाम की तरह उसे गैर मुतवक्के तौर पर मिल गया था। अलमास के बयान के मुताबिक बैंक लूटने वाले फरार हो गए थे और अपने 2 साथियों की लाशें छोड़ गए थे जिनसे पुलिस कुछ मालूम ना कर सकी थी। पुलिस के रिकॉर्ड से डकैती की उस वारदात के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना मुश्किल ज़रूर था मगर नामुमकिन नहीं था। इख्तियारात की बहुत सी फाइलें देखने से भी बहुत कुछ मालूम हो सकता था। मसलन ये कि डाकू कितनी रकम ले गए थे और उनके बाकी साथी बाद में गिरफ्तार हुए थे या नहीं। लेकिन इससे यह साबित करना यकीनन बहुत मुश्किल था कि चौधरी दिलावर का सरमाया इसी रकम पर मुश्तमिल था जो बैंक से लूटी गई थी। उसने मीर शराफत अली को या बेरे मरहूम वालिद को अपनी दौलतमंदी की झूठी कहानी सुनाकर मुतमईन कर दिया होगा और यही कहा होगा कि उसने ये दौलत अपनी मेहनत से कमाई है या बाप से विरसे में हासिल की है। तमाम बहुत सी बातें वाकयाती शहादत का हिस्सा बन सकती थी। मसलन ये है कि उस ज़माने में जब डकैती की ये वारदात हुई थी तो चौधरी दिलावर कहाँ क़याम पजीर था और ये कि वो कितने सरमाए से कारोबार में शामिल हुआ था। अलमास को बाद में चशमदीद गवाह के तौर पर सामने लाया जा सकता था लेकिन अभी उसका नाम लेना दूर अंदेशी ना होता और अलमास की ज़िंदगी के लिए फौरी खतरात पैदा कर देता। चुनाचे रुखसत होते वक्त मैंने उसे कहा कि वो इस मुलाकात का जिक्र किसी से ना करे, अपने शोर से भी नहीं। इनमें से कोई बात कैसे कह सकती हूँ? वो शर्मिंदगी से नज़र झुका कर बोली, मेरा मतलब ये था कि आप मेरे या राबिया कारी के नाम से आशनाई का हवाला भी ना दे। मैंने कहा यह तो जाहिर है कि आप अपने और डी सिल्वा के ताल्लुकात के बारे में अपने शोर को कुछ नहीं बताएंगी मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी हवाले से बैंक में पड़ने वाले डाके की बात ना करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त आपने अपने घर में से किसी से नहीं की थी। बाद में किसी मरहले पर आपकी गवाही चौधरी दिलावर को शिनाख्त करने में बुनियादी किरदार अदा करेगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी अदालत में कोई बयान नहीं देने चाहूँगी। वो नर्वस होकर बोली, मैंने ये कब कहा है? मैंने फ़ौरन उसको मुतमईन कर दिया। यह हो सकता है कि कोई पुलिस अफीसर डकैती की वारदात में मुलव्वस समझे जाने वाले मशकूक अफराद की तस्वीरें लेकर आ जाए जिनमें चौधरी दिलावर की तस्वीर भी हो और आप उसे शिनाख्त कर लें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आपको अदालत के सामने भी मुलजिम को शिनाख्त करने के लिए तलब किया जा सकता है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अपने शोर से भी आप कह सकती हैं कि खौफ के बायस उस वारदात का जिक्र आपने कभी किसी के सामने नहीं किया था। वैसे आप चाहें तो अपने शोर को उनकी वापसी के बाद किसी भी बहाने ये वाक़या बता सकती हैं। इस तरह उनको अदम एतमाद की शिकायत भी नहीं रहेगी और अगर आपको गवाही के लिए अदालत में हाजिर होना भी पड़ा तो उनको सदमा या एतराज़ नहीं होगा। इस गवाही में डिसिल्वा का नाम कहीं नहीं आएगा लेकिन आप अपने शोर को कुछ बताएं तो ये ज़रूर समझा दें कि राजदारी कितनी अहम है। वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हुई थी और कुछ पेशमानी के एहसास का शिकार नजर आती थी कि उसने इतनी जल्दी हम पर एतबार क्यों कर लिया और हमें अपनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का मौका क्यों फराहम कर दिया। मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ थी और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि उस लड़की का मुस्तकबिल किसी भी तरह उसके मादी के आसेब का शिकार हो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसकी गवाही के बगैर भी मैं चौधरी दिलावर को कानून के हवाले करने में कामयाब हो गया तो उसे बिला वजह इन मामलात में मुलव्वस नहीं करूँगा। लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि वो डिसिल्वा से क्यों डरती है और उसके खिलाफ इंतकामी जज्बात के असबाब क्या हैं। क्या ऐसी कोई बात है जिसे डिसिल्वा ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सके? मेरे ये सवाल ही गलत था क्योंकि ऐसी कोई बात ना होती तो अलमास के लिए डरने की कोई वजह भी ना होती मगर खुद अपनी ज़बान से जुर्म का एतराफ़ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। देखो अलमास, जिंदगी में कौन गलती नहीं करता? जो गलती ना करने का दावा करे वो फरिश्ता तो हो सकता है, इंसान नहीं। हम हर कदम पर हर रोज़ गलती करते हैं और इन तजर्बात की रोशनी में मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करते हैं। गलतियों से हम सबक सीखते हैं और कामयाब वो रहते हैं जो एक ही गलती दोबारा नहीं करते। उसके बावजूद माफ़ कर देना हर एक के बस की बात नहीं और इंसानों में शैतान भी हैं जो दूसरों की कमज़ोरी को अपनी शाजोरी बना लेते हैं। तुमने सिर्फ ये गलती की कि डिसिल्वा की बातों पर एतबार किया। मेरे नुक्ते नज़र से ये कोई गलती नहीं थी। तुम्हें मालूम नहीं था कि डिसिल्वा फरेबी और धोखेबाज आदमी है। खुद तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, इसलिए तुम समझती थी कि दुनिया में कोई किसी को धोखा नहीं देता। ये कसूर हमारे माशरे का है जहाँ औरत की छोटी सी गलती तमाम उम्र के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। मर्द हाकिम है और ज़बरदस्त है। वो चाहे तो 100 बार भी मजबूर लड़कियों की इफ़्फ़त व इस्मत का दामन तार तार कर दे मगर खुद उसका दामन दागदार नहीं होता, वो कमवारा ही कहलाता है। उसकी शादी भी हो जाती है और उसे कोई खौफ नहीं होता कि उन मजबूर लड़कियों में से कोई उसे ब्लैकमेल कर सकेगी क्योंकि वो आखिरी लड़की जो उसकी बीवी बनती है वो भी तो आखिर मजबूर ही होती है। और किसी का जिक्र क्या, खुद अपने माँ बाप के घर के दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं, चुनाचे वो कहीं नहीं जा सकती, किसी से इंतकाम नहीं ले सकती। और शोहर कैसा भी हो सब्र और शुक्र के साथ उसका हर जुल्म सहने और उसी की पनाह में रहने पर मजबूर होती है। तुम्हारा भी यही केस है।
लेकिन तुम खुशकिस्मत हो और अक्लमंद हो के संभल गई। मगर उन सब का सोचो जिनकी ये गलती को किसी ने माफ़ नहीं किया और वो अब तक उसकी सज़ा भुगत रही हैं। उनके घर आबाद नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने ख़ानदानी शराफत के लिबास पर अपनी बदनामी का दाग लगा दिया था। वो खुद यहाँ तो उनके ख़ानदान वाले, कानून के मुहाफिज और इंसाफ करने वाले सब मिलकर भी उस दाग को मिटा नहीं सकते। तुम कहोगी कि मुझे उनसे क्या, उनकी खातिर मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं? ठीक है, तुम कुछ मत करो, जो कुछ करना है वो मैं खुद कर लूँगा और तुम पर आंच नहीं आएगी। डिसिल्वा जैसे आदमी ने सिर्फ गुनाह ही नहीं जुर्म भी किए होंगे, ऐसे जराइम जिनका ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से नहीं होगा। अगर तुम मुझे कोई भी बात बता सको तो बाकी सुराग मैं खुद लगा लूँगा और अंजाम तुम खुद देख लोगी। अभी तो मेरे पास भी सबूत नहीं है कि वो मेरे वालिद के कातिलों में शामिल है, लेकिन कानून की अदालत में ये जुर्म उस पर साबित ना हो सका तब भी मैं तहिया कर चुका हूँ कि अपने यकीन की बुनियाद पर खुद अपने ज़मीर की अदालत में हर मुजरिम को खींच लाऊंगा और इंसाफ खुद करूँगा। मैंने अलमास को कायल करने की भरपूर कोशिश की थी और उसका एतमाद हासिल करने के लिए अपना तमाम तर ज़ोर बयान सर्फ कर दिया था। वो जिस मकसद में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई। अलमास ने पहले तो वो कहानी सुनाई जिसमें कोई गैर मुतवक्के बात ना थी या बीती किसी भी अलमास की हो सकती थी। डिसिल्वा ने उसे 2 दर्जन लड़कियों में से सिर्फ सूरत देकर मुंतखब किया था। इब्तदाई चंद हफ्तों में डिसिल्वा ने खुद को एक संजीदा मिजाज, शरीफ और काबिल एतमाद बात साबित करने के लिए एहतियात से काम लिया था। अलमास के काम से काम रखा था, उसकी खामियों को नज़रअंदाज किया था और दफ्तरी उमूर में उसकी रहनुमाई के लिए मुशफ़क़ाना रवैया इख्तियार किया था, जो बाद में हमदर्दाना हो गया और रफ्ता रफ्ता दोस्ताना, फिर बिल्कुल नामालूम तरीके पर यह रवैया आशिकाना हुआ और डिसिल्वा ने अलमास को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार कर लिया। उसमें वो सब खूबियाँ थी जो एक फिल्मी हीरो में होती हैं और जब लड़की को ज़िंदगी में कोई मर्द एक मिसाली शोहर नजर आने लगे तो अपनी खुशबख्ती पर नाज करते हुए वो मसलत के तमाम तकाज़ों को भूलकर दुनिया की इंगिश्त नुमाई की परवाह नहीं करती और अपना सब कुछ लुटा देती हैं। अपना सब कुछ लुटा देने के बाद अलमास के पास निदामतों के सिवा कुछ नहीं रहा था। आंख से फिल्मी हीरो नजर आने वाला अमली जिंदगी में विलन साबित हुआ था और वो जिसने जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ देने का वादा किया था। अलमास को नाउमीदी और दिल शिकस्तगी के सहरा में भटकने के लिए तनहा छोड़ गया था, जहाँ ख्वाबों के शराब थे, यादों के पुरखार कैक्टस थे और बदनामी की कड़ी धूप थी। अगर एक फरिश्ता रहमत उसका हाथ ना थामता तो इस सहरा में भटकते भटकते मर जाती। अलमास का शोहर वाकई फरिश्ता सीरत था। उसने कभी अलमास के बाजी को नहीं गुरीदा था, लेकिन वो बहरहाल एक मर्द था जो शादी के बाद औरत को सिर्फ अपनी मलकियत समझता है। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके साथ धोखा हुआ है और नया कहकर उसे सेकंड हैंड माल दे दिया गया है तो उसकी सजा भी वो असल मुजरिम को नहीं, बीवी को ही देता है। मर्द की फितरत का ये तजाद कितना अजीब है कि वो पाकबाज और वफाशुआर बीवियों को छोड़कर तवाइफों को घर में डाल देते हैं, मगर बीवी के बारे में बदख्वाहों की जबान से झूठ भी सुन लें तो उनकी गैरत और हमीयत खतरे में पड़ जाती है। अलमास ने इतराफ़ किया कि डिसिल्वा से जज्बाती वाबस्तगी के ज़माने की चंद तस्वीरें और अलमास के खतूत अब भी डिसिल्वा के पास हैं। उसने ये बताने से गुरेज किया कि तस्वीरें किस किस्म की हैं, मगर अलमास की सूरत गवाही देती थी कि उनका जिक्र भी उसे शर्म से पानी पानी कर रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ये तस्वीरें और ख़त वापस लेने की पूरी कोशिश करूँगा, मगर ये कोशिश उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब मेरे हाथ में कोई ट्रम्प कार्ड हो। बहुत सोचकर अलमास ने मुझे एक बात बताई। उसे मुलाजमत करते हुए 1 साल होने वाला था और ये ज़माना वो था जब अलमास पूरी तरह डिसिल्वा के कब्जे में थी। उसे 100% यकीन था कि 1 महीने बाद वो रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। डिसिल्वा ने अलमास से वादा किया था वो इस्लाम कबूल कर लेगा और जैसे ही उसके वालिदैन यूरोप के दौरे से वापस आए वो उनको अपने फैसले से आगाह कर देगा। उसके माँ बाप रोशन ख्याल और फराख दिल हैं, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। ये तो बाद में मालूम हुआ कि डिसिल्वा के वालिदैन का कहीं भी वजूद नहीं है। डिसिल्वा का मादी एक तारीख खला की तरह था जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। एक रोज़ शाम के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इत्तफाक से दरवाज़ा खुद अलमास ने खोला तो उसे अपने सामने एक अजनबी नजर आया। बिस अलमास, वो शख्स आहिस्ता से बोला। यह खत डिसिल्वा साहब ने दिया है। खत लाने वाले एक उम्र रसीदा और हुलिया से गरीब नजर आने वाले शख्स था। अलमास ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने बड़ी आसानी से अलमास को पहचान लिया था। खत में सिर्फ 2 सतरें लिखी हुई थी। डिसिल्वा ने एक हंगामी ज़रूरत के बायस अलमास को फ़ौरन तलब किया था और मुकम्मल राजदारी की हिदायत की थी। अलमास सख्त उलझन में पड़ गई। तहरीर डिसिल्वा के हाथ की थी, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता था कि हंगामी ज़रूरत क्या है, उसे कहाँ जाना है और कितनी देर के लिए जाना है। आधे घंटे की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इससे ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना उसके घर वालों के लिए बायस से तशवीश हो सकता था। वो रात को कभी अकेली बाहर नहीं निकली थी, लेकिन ख़त में राजदारी की शर्त थी, चुनाचे वो छोटे भाई को भी साथ नहीं ले जा सकती थी।
उस बूढ़े ने भी अल्मास को कुछ बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि डिसिल्वा ने सिर्फ खत देने की ताकीद की थी। उसने कहा कि गाड़ी गली के आखिर में सड़क पर खड़ी है, अगर वो डिसिल्वा साहब की गाड़ी को पहचानती है तो आ जाए। वो आधे घंटे तक इंतजार करेगा। उसके बाद वो रुखसत हो गया और अल्मास ने दरवाज़ा बंद करके 2 सत्रों के पैगाम को जलाकर राख कर दिया। खत का मजमून उसे अदबर हो चुका था और वह शदीद कशमुकश में मुब्तला थी। अकल के तकादे दिल की आवाज़ से बरसरे पैकार थे और उसे जल्द फैसला भी करना था कि वो घर वालों को धोखा देकर एक अजनबी के साथ कैसे जाए। बिलाखिर जीत दिल की हुई। उसने बड़ी चालाकी से साथ वाले घर जाकर अपनी काबिल एतमाद सहेली को फ़ोन किया कि वो फ़ौरन आ जाए। 1 मिनट की ताखीर किए बिना, क्योंकि बात ही ऐसी है जो फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। ये सहेली अल्मास की राज़दार थी और पहले भी कई बार डिसिल्वा और अल्मास की मुलाकातों का वसीला बन चुकी थी। इसके अलावा वो दोनों घरों के ताल्लुकात बहुत करीबी थे, इसलिए शक की कोई नौबत नहीं आई थी। डिसिल्वा ने अब आधे घंटे का वक्त दिया था, जो तैयारी के अलावा मुनासिब बहाना बनाने के लिए भी कम था। अल्मास बेचैनी से इंतजार करती रही। उसकी सहेली 20 मिनट बाद नमूदार हुई। मजीद 10 मिनट अल्मास के वालिदैन को यह समझाने में लग गए कि वो एक तकरीब में शिरकत के लिए अल्मास को अपने साथ ले जाने के लिए आई है। इसका जिक्र वो इसलिए नहीं कर सकती थी कि वो खुद बेहद मसरूफ थी। मजीद 10 मिनट बाद जब वो दोनों सड़क तक पहुंची तो अल्मास का ख्याल था कि वो शख्स जा चुका होगा, क्योंकि उसने आधे घंटे का टाइम दिया था और अल्मास 40 मिनट बाद पहुंची थी। लेकिन डिसिल्वा की कार मौजूद थी और वो शख्स ड्राइवर की सीट पर बैठा इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। इतनी देर में अल्मास ने अपनी सहेली को तमाम सूरत समझा दी थी ताकि उसे वापसी में देर हो जाए तो बात ना बिगड़े। डिसिल्वा से मुलाकात के लिए जाते हुए अल्मास कभी खौफ में मुब्तला ना हुई थी, लेकिन न जाने क्यों इस रोज़ ये एहसास गालिब था कि इस तरह घर से निकलकर उसने अच्छा नहीं किया। गाड़ी में बैठती अल्मास को मालूम हो गया कि ये गाड़ी बाहर से देखने में बिल्कुल डिसिल्वा की गाड़ी जैसी थी, मगर अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ। कार के किसी दरवाजे में शीशे उतारने, चढ़ाने या दरवाज़ा खोलने के लिए एक भी हैंडल नहीं था, चुनांचे ये दरवाजे सिर्फ बाहर से खोले जा सकते थे और बंद शीशों से अल्मास के चिल्लाने की आवाज़ भी किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। खौफ से अल्मास बिल्कुल मफलूज बैठी थी और गाड़ी को मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता देख रही थी। इत्मीनान की बात सिर्फ ये थी कि रास्ते उसके जाने पहचाने थे। अगर उसे ज़रा भी अंदेशा होता कि गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है तो वो कुछ न कुछ ज़रूर करती। मसलन वो पीछे से ड्राइवर के गले में हाथ डालकर उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर करती, ख्वाह उसे गाड़ी बेकाबू होने, उलट जाने या किसी से टकरा जाने का खतरा ही क्यों ना होता, या वो किसी खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करती। हालांकि वो जानती थी कि खाली हाथ की ज़रब से इस शीशे को तोड़ना मुश्किल होता है। ड्राइवर ने जो सामने के शीशे में से उस पर निगाह रखे हुए था सिर्फ एक बार कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि डिसिल्वा साहब ने अपनी गाड़ी भेजी है? अल्मास ने कहा। झूठ कहाँ है बीबी, क्या तुम कार के मॉडल और रंग से वाकिफ नहीं हो? वो जज्बात से आरी लहजे में बोला। और मैं गलत आदमी तो नहीं हूँ? ये मुझे क्या मालूम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अल्मास ने कहा। अभी तुमने दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा, वो बोला। तुम्हारी उम्र ही क्या है? लेकिन मैंने डिसिल्वा साहब की कार देखी है, उसके अंदर सारे हैंडल वगैरह मौजूद थे। जरूर होंगे, मगर जरूरत के वक्त ये चीजें हटाई भी जा सकती हैं, वो बोला। आधे घंटे में फिर सब लग जाती हैं और चीजें हैं ही क्या, आदमी भी बदले जा सकते हैं और ऐसे गायब किए जा सकते हैं कि दुनिया को नजर ना आए। सब जरूरत की बात है। अल्मास की समझ में कुछ ना आया, लेकिन वो इन बातों से मजीद दहशत ज़दा हो गई। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जाना कहाँ है? डिसिल्वा साहब के घर मैं खुद पहुंच जाऊंगी, किसी टैक्सी में। कार के होते हुए टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है? बुड्ढे ने खुश्क लहजे में कहा। जरूरत है या नहीं? अल्मास ने चीख कर कहा। बेकार का नंबर देखना चाहती हूँ, कहीं तुमने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया? आखिर क्या जरूरत थी मुझे ऐसे कैद करके ले जाने की? अगर मुझे इत्मीनान हो गया कि नंबर वही है तो मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई एतराज नहीं है। वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो लड़की मेरे साथ कार तक आई थी उसे सब मालूम है और वो बहुत ज़हीन लड़की है। उसने नंबर तो जरूर देखा होगा और उसका बाप भी पुलिस में है। अल्मास अब खौफ के हिस्टरिया में मुब्तला थी। उसे यकीन आ चुका था कि वो किसी साजिश का शिकार हुई है। वो झूठ सच बोलकर उस बुढ़े ड्राइवर को अंजाम से डराने की बेसुध कोशिश में मसरूफ थी, लेकिन वो बुढ़ा जरा भी मुतासर नहीं हुआ था और गाड़ी रोकने के लिए तैयार ना था। तुम बहरे हो क्या? अल्मास ने चीख कर कहा। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, मैं डिसिल्वा साहब के घर फोन करूंगी और तस्दीक करूंगी। क्या तस्दीक करोगी? क्या वो तहरीर किसी और की थी? ड्राइवर ने कहा। किसी और की नहीं थी तो तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, अल्मास ने लड़ते हुए कहा। वो देखो उस दुकान में फोन है। लेकिन कार की रफ्तार में इजाफा हो गया। कार का रुख अब भी डिसिल्वा के बंगले की तरफ था। अल्मास को यह शुबा भी नहीं था कि वो खत डिसिल्वा की अपनी हैंड राइटिंग में नहीं है। अल्मास को यह शुबा भी नहीं था कि वो खत डिसिल्वा की अपनी हैंड राइटिंग में नहीं है, मगर उसे यकीन आ चुका था कि खुद डिसिल्वा भी किसी साजिश का शिकार हो चुका है। ऐन मुमकिन है किसी ने उससे ये तहरीर जबरदस्ती हासिल कर ली हो। वो यकलख्त ड्राइवर पर हमलावर हुई। गाड़ी अब बाजारों से गुजर के शहर के मुजाफात में दाखिल हो चुकी थी।
ड्राइवर इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने एकदम ब्रेक लगाए तो जबरदस्त झटके से अलमास आगे आ गिरी। उसका एक हाथ कार के स्टीयरिंग पर लगा, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, लेकिन उसने बड़ी महारत से उसे रोक लिया और एक कोठी की दीवार से नहीं टकराने दिया। अलमास का सर डैशबोर्ड से लगा था और वो आगे यूं गिरी थी कि उसका सर ही नीचे झुका था। अभी वो समझ भी ना पाई थी कि उसके सर पर किसी भारी चीज की जरब पड़ी, जिसके बाद उसे किसी बात का होश ना रहा। जब उसकी आंख खुली और उसने गिरदोपेश पर निगाह डाली तो ये देखकर उसका सारा खौफ मिट गया कि वो डिसिल्वा के बंगले में और उसके बेडरूम में लेटी हुई थी। कमरे की कोई भी चीज अलमास के लिए अजनबी नहीं थी। उसके दरो दीवार, सामान्य आराइश, कालीन और पर्दे, बेड और नाइट लैंप का नरम उजाला, ख्वाब आफरी फदा का अंधेरा और रेशमी चादर का सहर आफरीन लम्स सब अलमास को पहचानते थे। कहीं कोई चीज बदली हुई ना थी। अलमास को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। खतरा महज फरेबे ख्याल साबित हुआ था और उसके तमाम अंदेशे बेबुनियाद थे। वो बुढ़ा ड्राइवर कोई गलत इरादा नहीं रखता था। सब शकूक उसके जहन की पैदावार थे, लेकिन वो गाड़ी उठ बैठी। बेइख्तियार उसकी निगाह वाल कलाक पर चली गई। कुछ देर बाद वो घड़ी की सुइयों को बेयकीनी के साथ देखती रही कि ये भी नजर का धोखा है। घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो 6 घंटे से भी ज्यादा देर तक बेहोश रही है। अलमास का दिल खौफ से बैठने लगा। ये पूरी रात उसने घर से बाहर गुजारी थी। सुबह होने से पहले उसके लिए घर पहुंचना नामुमकिन था। मालूम नहीं घर वालों में से कोई उसकी सहेली के पास पहुंचा या नहीं, और पहुंचा तो क्या वो उन्हें मुतमईन करने में कामयाब रही। डिसिल्वा कहाँ गया? उसने तो मुझे एक हंगामी जरूरत के तहत बुलाया था। उसकी जरूरत की वजाहत किए बगैर वो कहाँ जा सकता है? उसने डिसिल्वा को आवाज दी, लेकिन इस मुख्तसर से बंगले की खामोशी में कोई जवाब ना आया। उसने दूसरे कमरों में झांका और बाथरूम तक देख डाले, लेकिन डिसिल्वा कहीं होता तो मिलता। अलबास फिर बेडरूम में लौट आई। एक बार फिर खौफ के सर्द बेरहम हाथ उसके दिल को जकड़ने लगे। अलमास ने सब दरवाजे अंदर से बंद किए और शदीद आसाबी कशीदगी का शिकार और अनगिनत नए अंदेशों की यलगार से हिरासा बैठी रही और इंतजार करती रही कि डिसिल्वा किसी काम से बाहर गया हो तो लौट आए। रफ्ता रफ्ता पर्दों के पीछे खिड़की के शीशों पर सुबह का धुंधलका फैलने लगा और अलमास का ये शक यकीन की सूरत इख्तियार करने लगा कि डिसिल्वा के साथ भी कोई हादसा पेश आ चुका है। वरना यह कैसे हो सकता है कि वह अलमास को बुलवाए और उसे घर में अकेला छोड़ के गायब हो जाए। ताहम उसका जहन वाकयात से हकायक का अंदाजा लगाने और किसी नए नतीजे पर पहुंचने से कासिर था। दिन की रोशनी के फैलते ही वो घर को खुला छोड़ के फरार होगी। अपनी राजदान सहेली के घर पहुंच के उसकी जान में जान आई। अलमास के घर से कोई भी कुछ पूछने नहीं आया था। सहेली के घर वाले इतनी सुबह अलमास को देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन अलमास ने उनको मुतमईन कर दिया और अपनी सहेली के साथ वापस घर पहुंची। नाश्ता उन्होंने एक साथ किया और फिर अलग अलग अपने काम पर रवाना हो गई। डिसिल्वा ऑफिस में भी नहीं था। अलमास ने 11 बजे तक उसका इंतजार किया। फिर उसने गुलाम अली को बुलाया जो उसी फर्म में अकाउंटेंट था, और उसने डिसिल्वा के बारे में पूछा। गुलाम अली के जवाब पर वो बेहोश होते होते रह गई। उसे मालूम हुआ कि डिसिल्वा तो 2 दिन पहले फर्म के किसी काम से लंदन जा चुका है और शायद 1 हफ्ता बाद वापस आएगा। गुलाम अली खुद भी हैरान हुआ कि डिसिल्वा अपनी सेक्रेटरी को कुछ बताकर क्यों नहीं गया। मामलात अलमास की समझ से बाहर थे और हालात के इस मुअम्मे का कोई हल ना था। डिसिल्वा ही से किसी बात की वदाहत की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन उसमें भी अलमास ने खुद अपने लिए एक मुश्किल पैदा कर ली थी। उसने डिसिल्वा की तरफ से मौसूल होने वाले पैगाम को चला दिया था। अब उसके पास अपने यकीन के सिवा इस बात का कोई सबूत नहीं रहा था कि वो तहरीर डिसिल्वा ही के हाथ की थी। वो कोई तहरीर शनासी की माहिर नहीं थी और जल्दी में उसने तहरीर पर बहुत ज्यादा गौर भी नहीं किया था। चुनाचे जालसाजी के इम्कानात को यकसर मुस्तरद करना भी मुश्किल था। बनाने वाले तो सब कुछ बना लेते हैं, तहरीर क्या चीज़ है? करेंसी नोट तक छाप लेते हैं। दूसरी तरफ इस सवाल का कोई जवाब ना था कि अलमास को धोखे के साथ ले जाने वाले उसे बाखैर वाफियत डिसिल्वा के बेडरूम में छोड़कर क्यों चले गए थे। शाम को अलमास ने ट्रंक कॉल बुक कराई और लंदन में डिसिल्वा से बात की। उसने बेहद निदामत का इजहार किया कि वो उजलत में अलमास को अपनी रवानगी के प्रोग्राम के बारे में इतला ना कर सका, लेकिन अलमास ने उससे और कोई बात नहीं की। वो सिर्फ इस बात का यकीन करना चाहती थी कि डिसिल्वा वाकई लंदन में है, और उसकी वापसी पर अलमास ने पहली फुर्सत में उसको तमाम वाकयात सुनाए। वो सख्त हैरान हुआ और तशवीश का शिकार भी, क्योंकि उसने अलमास को बुलाने के लिए कोई तहरीरी पैगाम नहीं भेजा था। भला मुझे ऐसी कौन सी हंगामी जरूरत लाहक हो सकती थी, डिसिल्वा ने कहा, और होती तो क्या मैं खुद नहीं आ सकता था? लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं, और तुम्हारा घर वो क्यों खुला पड़ा था? अलमास ने बेवकूफों की तरह कहा। खुला पड़ा था? घर को मैं मुकफ्फल करके चाबियां अपने साथ ले गया था, डिसिल्वा ने तरदीद करते हुए कहा। वापसी में मुझे घर उसी तरह मुकफ्फल मिला जैसा मैं छोड़ गया था। क्या दरवाजों की खार कफल की दूसरी चाबी तुम्हारे पास थी? अलमास ने बेयकीनी से पूछा। एक के साथ दूसरी चाबी अपने पास बेवकूफ रखते हैं, डिसिल्वा बोला।
दूसरा सेट मेरी ऑफिस टेबल की दराज में रहता है। सबूत के तौर पर उसने चाबियों का एक गुच्छा अपनी जेब से दूसरा बेस की सबसे नीचे वाली दराज में से निकाल के रख दिया। उसने अलमास को लाने वाले किसी बुढ़े ड्राइवर के बारे में भी कतई लाइल्मी का इजहार किया और यह भी बताया कि जाते वक्त वो अपनी गाड़ी को गैराज में बंद करके और शटर गिरा के मुकफ्फल कर गया था। चुनाचे वो गाड़ी दूसरी होगी जिसे रंग, मॉडल और साख्त की यकसानियत के बायस अलमास पहचान ना सकी और अलमास उसे झूठा नहीं कह सकती थी। दुनिया में डिसिल्वा से ज्यादा काबिल एतमाद कौन हो सकता था? मगर उसके दिल में एक खलिश सी थी, जैसे कोई कांटा निकल जाए मगर नोके खार टूट कर रह जाए और नजर न आने के बावजूद बायस से आधार बनी रहे, क्योंकि उसकी सहेली ने वाकई कार का नंबर नोट किया था और ये नंबर डिसिल्वा की कार का था।